नमस्कार, खमा घणीसा सगलारो घणो घणो स्वागत। डीडी राजस्थान और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर री या खास प्रस्तुति ई साझी प्रस्तुति मरूरो गौरव ऊंट माए। बात करा अगर राजस्थान री, तो राजस्थान की जब बात करना चाह तो याद आज है ऊंचा ऊंचा शानदार किला जो कहानी कहवे छे जो होवे छे रण, और दूर दूर तक फैलिया रेतरा कण। और ये रण और कण रे बीच में जो एक और तस्वीर उभरे छे वा छे ऊंटरी। रेगिस्तान रो जहाज ऊंट, और ऊंट री जब बात करा तो ऊंट एक अशु प्राणी छे जो राजस्थान की रेगिस्तान री भूमि जो छे ई के लिए इको शरीर पूरी तरह से ढलेड़ो छे। यो परिवहन के भी काम आ छे, यो रोजगार को भी साधन छे, और कह सका छा कि राजस्थान वासियां रो एक खास साथी छे यो ऊंट। तो आज ऊंट पे खास चर्चा कराला, और आज जो चर्चा को विषय होलो वो होलो ऊंटा में परजीवी रोग और वहाँ को निदान। और ई विषय माथे चर्चा खातर वहाँ की साथ छे आज वहाँ का मेहमान डॉक्टर समर कुमार घोरोई जी। आप छे प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली तो बात करा ऊंट की। जैसे कि सबको पता है कि राजस्थान ऐसे प्रदेश में है, इसमें बहुत सारे पशुओं का संसाधन है। इसमें से कैमेल भी एक पशु है जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में विराज करते हैं। ये एक अनूठा मतलब देश है जहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज रहता है। यहाँ पे ये बहुत ही, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में, कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक बहुउद्यमी पशु है, ये संरचनात्मक बहुत ही कठोर पशु है जो कि बहुत सारे काम में ये हम लोगों को इकोनॉमी में आर्थिक सुविधा देने के लिए परिचित है। हम लोग इससे बहुत सारे काम लेते हैं। सबको पता है कि हम लोगों को जो इंदिरा गांधी कैनेल का यहाँ पे शुरुआत हुआ था राजस्थान का पश्चिमी देशों में, उस टाइम कोई भी साधन नहीं था, जबकि हमारे ऊंट ही एकमात्र पशु थे कि जिससे वो बहुत सारे काम में जुड़ा था। इससे हम लोग को साधन मिला था। अभी की उस हालत में ऐसे हो रहा है कि इसमें से उनका कॉम्पिटिटर मैकेनिकल यांत्रिक प्रयोग होने के नाते इसका उपयोग हम लोग को सीमित हो गया, बहुत ही सीमित हो गया। फिर भी हम लोग उसको राज्य पशु होने का नाते उसको बहुत सारे हम लोग उससे काम लेना है, इस पशुधन को बचा के रखने के लिए रखना है। इसमें जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे पशुओं में बीमारियां होता है, उसका बहुत घातक होता है। कुछ विषाणु जनित होता है, कुछ बैक्टीरिया जनित होता है, कुछ परजीवी का जनित होता है, कोई फफूंद जनित होता है। हम लोग आज उसको परजीवियों को जो रोगाणु होता है उसमें से हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ का दर्शकों ने बता दा कि आज जो चर्चा को विषय है वो है ऊंटा में परजीवी रोग और वहाँ को निदान। तो सबसे पहले जो जानना चाहता, मतलब जो बात आपसे करना चाहेंगे, परजीवी क्या होते हैं? जैसे कि परजीवी ऐसे एक जीव है, ये भी जीव होता है जो दूसरी जीवी पर बासा बांधते हैं, मतलब आश्रय लेते हैं, उससे पोषण लेते हैं, फिर भी उसका अंदर में उसका प्रजनन बढ़ाते हैं। आखिर में क्या होता है, जो मेजबान पशु था उसको हानि पहुंचाता है, लेकिन उसको पूरी तरह खत्म नहीं करता है। धीरे धीरे उसको कामयाब का काम करने का जो क्षमता है उसको खत्म कर देता है। यानी दूसरे जीवों पे जो पलने वाले जीव हैं, उसको और उसके शरीर का पोषण ले लेते हैं और उसको शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। परजीवियों की अगर बात करी तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जैसे वो दूसरी पशुओं से, जिसपे मेजबान पशु से भोजन लेते हैं, हाँ जी, आश्रय लेते हैं, उसमें फिर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उसको जनन संबंधी कार्य, जैसे सब मान लीजिए कि एक परजीवी अंदर में गया, उसको जनन प्रजनन शुरू होता है तो उसका नंबर बढ़ते रहता है। धीरे धीरे वो सारे पशु में उसको बड़ी तेजी से वे बढ़ते रहता है। हाँ जी। तो मुख्य विशेषता यही होती है परजीवियों की कि वो उसी, मतलब जिस जीव के शरीर में रह रहे हैं उसमें रह के अपने आप को उसके शरीर के अनुरूप ढालते हैं और बड़ी तेजी से उनका विकास होता है। जी। अगर बात करें परजीवियों की, उनके प्रकार की, जैसे हमने बात करी, तो उनके मुख्य प्रकार जो होंगे वो क्या होंगे? हाँ, जैसे उनका हम लोगों को बोलते हैं कि एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंदर वाला परजीवी होता है। अंदर वाला परजीवी में उसमें भी कुछ
प्रकार होता है, कुछ हम लोग बोलते हैं कृमि बोलते हैं, जो कि ना आंत में, पशुओं को आंत में सब होता रहता है। आंत में रहने वाला और एकल कोशिकीय परजीवी भी होता है, और खून में होने वाला भी परजीवी होता है। और बाह्यिक रूप में जो परजीवी होता है वो जैसे हम लोग देखते हैं कि चिच्चड़ होता है, कुछ माइट्स बोलते हैं, कुछ चिच्चड़ माइट्स, चाहे कुछ और फ्लाई का जो लार्वा होता है वो भी कभी कभार डिजीज बना देते हैं। ये तरीका है, जू टाइप का वो होता है, इस टाइप का चीज को हम लोग बाह्यिक परजीवी बोलते हैं। उसमें क्या है, दूसरे रोगाणु का उसमें संक्रमण वाहन का रूप में काम करते रहता है। चिच्चड़ जैसी चीज है वो दूसरी रोगों का मतलब जैसे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसको लेके वो संक्रमण करते रहता है। और जो खून वाले जो होते हैं, खून वाला जो परजीवी है ये बहुत ही खतरनाक होता है। चाहे ये खून में डिफरेंट टाइप्स में खून का है, हम लोग का एक परजीवी होता है जो कि हम लोग उसमें खून में रहने के लिए एक अगर कोई कैमन वुड में आए तो वो किसी, जैसे हम लोग बाह्यिक परजीवी बोला, मक्खी जैसे काटने से वो ज्यादा होता है। मक्खी का कुछ वैरायटीज होता है, हम लोग बोलते हैं टेवानस, हम लोग बोलते हैं कि स्टोमोक्सिस, हम लोग बोलते हैं लाइपेरोसिया। इस टाइप का मक्खी उसको वहन करके एक पशु से लेके दूसरी पशुओं में लेके जाता है। एक कहते ये जो मक्खी है लगातार उसका खून चूसते नहीं है, हम लोग खुद ही देखते हैं कि घर में जैसे मक्खी आता है उसी टाइप का एक छोटी सी मक्खी आता है, उसको हम लोग स्टोमोक्सिस बोलते हैं, स्टोमोक्सिस कैल्सिट्रेंस, ठीक है। उसमें वो खून चूसते हैं, उसमें अगर किसी पशु में जैसे खून में अगर वो कीड़ा है, प्रोटोजोआ हम लोग बोलते हैं, जो एकल कोशिकीय है उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, वो आते हो तो दूसरी पशु में जब काटते हैं तो उसमें संक्रमण का फैला देते हैं। इस टाइप का उसका प्रभाव पड़ते हैं, इस टाइप का उसका संचलन चलते रहता है, एक पशु से दूसरी पशु में संचलित चलते रहते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके, बाह्य तरीका और खून में रह के वो फैलते हैं। जब फैलने की बात आती है तो परजीवियों से महामारियां यानी कि बहुत बड़ी बीमारियां भी फैलती हैं। तो महामारी जो संबंधी कारक हैं उनके बारे में थोड़ा इसमें जैसे पशुओं का जैसे महामारी होता है, कभी भी जैसे परजीवी किसी उसका मेजबान पे आया, वो कभी नहीं चाहता है कि उसका एकदम खत्म हो जाए, वो धीरे धीरे उसका पोषण लेते हैं, उससे आश्रय लेते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। तो उसमें क्या है, उसमें एज पे डिपेंड करता है, आयु। अच्छा, बड़े जैसे पुराने वयस्क एजेड जो पशु है उसमें ये ज्यादातर बीमारियां का असर पड़ता है, धीरे धीरे उसमें नुकसान होता है, कार्य क्षमता घट जाता है इस टाइप में। फिर उसका पोषण जो आदमी किसी पशुओं को लालन पालन करके उसमें आजीविका निभाते हैं, अगर उसका पशु कमजोर हो जाए तो उसका आमदनी घट जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है, उसमें कोई काम में नहीं ले पाता है, तो इसलिए उसमें हानि होता है। इसका होता है कि जैसे हम लोग पशु प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जो अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें प्रॉपरली कोई खान पीन नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको ओवरलुक देख नहीं पाता है, तो उसमें थोड़ा सा हानि हो जाता है, ये एक फैक्टर है। तो इसके बाद आता है कि आपका जैसे एक झुंड में कोई पशु हो, सपोज हम लोग का जनरली क्या होता है, किसी चाची भाई के पास अगर एक का दुक्का कैमल हो, ऊंट हो, तो उसमें वो अलग अलग से उसको देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जबकि उसको पास अगर बहुत सारे 200-250 का कैमल हो तो उसको उतना नजरदारी नहीं कर पाता है। इसमें क्या है, क्या मतलब इसमें क्या डिजीज फैलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। मक्खी जैसे काटते हैं तो बहुत लगातार नहीं उसमें बैठते नहीं है, इंटरमिटेंट फीडिंग बोलते हैं, जी जी, कंटिन्यूअस नहीं उस पे बैठेंगे। तो इसमें क्या है, वो अगर एक साल में 10-15 जानवर उठ रहे तो उसको काटने का चांसेस और डिजीज फैलाने का चांसेस ज्यादा रह जाता है भारी रकम में, एक से दूसरी जानवर में, दूसरी से तीसरी जानवर में, क्योंकि ये लगातार नहीं खून चूसने वाला है। बहुत ही कम समय के लिए, ओनली
few सेकंड के लिए, जैसे हम लोग का मच्छर करते हैं, हम लोग थोड़ा सा करते हैं वो निकल जाता है, उड़ जाता है, तो इस टाइप का वो मक्खी भी ऐसे करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जैसे अपन का इधर में जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस का जैसे चेंजेस होता है, ये एक दूर प्रभाव फैलते रहता है। टेम्परेचर, बारिश, राजस्थान का इस क्षेत्र में हम लोग को पता है कि बारिश का असर ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें क्या, जब भी बारिश का माहौल होता है, ठंडक का ये होता है, उस टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये मक्खी का जो प्रजनन है वो बढ़ जाता है। कुछ पशुओं का पास जैसे गंदगी होता है, गोबर, मूत्र, ये सब जब एक्यूमुलेट होता है, तो उसमें क्या, उस गंदगी में पशुओं का प्रजनन द्रुत, कम से कम जल्दी से जल्दी होता है। तो वो क्या करते हैं, उसका प्रजनन ज्यादा होने के उसका पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, तो वो डिजीज पे प्रभाव फैलते हैं। ये सारे मतलब जो मैटर है इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो संचरण यानी कि फैलने का तरीका, जो माध्यम है वो यही है कि एक जो मक्खी है वो एक से दूसरे से तीसरे, और अगर साफ सफाई जो परिवेश है आसपास रो परिवेश अगर वो साफ कोने तो भी फैलबा को ज्यादा वो रहे छे गुंजाइश की बात ज्यादा फैले ली बीमारी। और कुछ जैसे चीज है, जैसे संक्रमण का फैलने के लिए कांटेक्ट, जैसे हम लोग एक बार बोला मैंने माइट्स, मेन माइट्स, जैसे खुजली पांव का एक समस्या ही होता है कैमल में, ऊंट में। तो उसमें क्या है, हम लोग एकल अगर कैमल रहे तो उसमें इसका प्रभाव हम लोग तुरंत मिटा सकते हैं, लेकिन अगर 25 नंबर अगर ज्यादा हो तो उसमें क्या, कांटेक्ट से ये डिजीज फैल जाए। माइट्स का प्रभाव जो फैलने का तरीका है वो बहुत फास्ट फैलता रहता है, क्योंकि ये बहुत कांटेक्ट से चलता है। इसमें क्या है, एक से पानी से दूसरी पानी का जब कांटेक्ट होता है तो टच से ही वो फैल जाता है। संपर्क है ये सारे हो जाता है। और एक चीज होता है, जैसे कभी कभार हम लोग गलती से सपोज हम लोग सुई लगाते हैं, कुछ के करते हैं, अगर उस टाइम में भी अगर सुई लगाने के टाइम अगर हम लोग उसको एक एनिमल में सुई लगाया, दूसरी एनिमल के लगाने से पहले अगर हम लोग उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज निर्विषकरण नहीं किया, तो वो क्या है, अगर खून का कुछ मात्रा उसमें रह जाने से अगर उस खून में एक भी कोना, एक भी विषाणु अगर कोई कीड़ा रह गया, परजीवी रह गया, जो खासकर तौर पे जो खून में रहने वाला जो परजीवी है वो रह गया हो, तो वो उसमें चांस रहता है कि वो दूसरी एनिमल में फैलने का। ये हम लोग को मनुष्यकृत संचलन होता है, मतलब हमारी थोड़ी सी जो असावधानी होता है उसमें से फैलने का चांसेस, वो फैल जाता है। पशुओं पर इसका क्या प्रभाव होता है? पशु में वही है, मान लो जैसे उसका भोजन उसमें कमजोर हो जाता है। हमने पहले ही बोला कि अगर किसी चाची भाई के पास उनका पास 2-1 पशु है, वो उसका पशु पापा काम नहीं कर पा रहा है, तो उनमें से उनका जो आमदनी होने का निश्चयता था वो नहीं कर पाता है। इसमें क्या, दिन दिन में उसका नुकसान हो जाता है। आपको फिर वो जैसे बोझा ढोने का ही सपोज उसको काम में लेना है ऊंट में से, वो अगर कमजोर हो जाए तो वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाता है, उसको सपोर्ट नहीं दे पाता है फार्मर को, चासी भाई को, जो उसको जो आमदनी का जरिया बना था वो घट जाता है, आमदनी नहीं हो पाता है, ये मुश्किल होता है। इसके बाद जैसे अगर पशु में क्या होता है, पशु अगर कोई जैसे बाह्यिक कीड़ा परजीवी हुआ है, चिच्चर जैसे है, मेन जैसे मैंने जैसे बोला, खुजली पांव का बीमारी है, वो क्या करते हैं, कंस्टेंटली उसमें इरिटेशंस करते हैं, इरिटेशंस खुजली का एक प्रभाव करते, उसमें क्या है, वो खाने का मतलब उसको दिक्कत होता है। अगर आप किसी पशुओं में अगर कोई कंटिन्यूअस खुजली हो रहा है तो प्रॉपर ढंग से उसको रेस्ट नहीं होता, प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, तो ये सारी चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसका प्रभाव हो जाता है। बाकी कुछ होता है कि जैसे कुछ बीमारी है, जैसे आंत में कुछ बीमारियां होता है जो हम लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन में बैठता है, जैसे हम लोग का कुछ इन्फेक्शन है मनुष्य में ट्रांसमिट हो जाता है,
जो उसको हम लोग बोलते हैं कि जूनोटिक डिजीजेस। जैसे हाइड्रेटिक डिजीज है, वो एक फीता कृमि करके कृमि जातीय कृमि है, उसका जो लार्वा है वो हम लोग बाकायदा अगर कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड घास में से आए जाए तो वो शरीर में आके नुकसान पहुंचाता है। जो हम लोगों का अंदर में जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे लीवर है, लंग्स है, स्प्लीन है, ब्रेन है, तो इस सभी जगह पे कभी ना कभी बैठ जाता है। तो जो जिस ऑर्गन में वो बैठता है, मान लीजिए वो लीवर में बैठ गया, छोटा होते होते कम से कम बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा सा टेनिस बॉल से होके एक फुटबॉल जैसे शेप भी आ जाता है। हाइड्रेटिक सिस्ट उसमें क्या इतना स्पेस ले लेता है, उसका उस टाइप का ही असर उसमें आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है। जो उसका हमने ये जैसे हम लोग का कुत्ता जो ओरिजिनल जो परजीवी है, कुत्ता जो जंगली जानवर होता है उसमें होता है, लेकिन उसका जो सेकेंडरी स्टेज है, लार्वल स्टेज है, ये मनुष्यों में भी आता है, भेड़, बकरी, जो पशु, ऊंट में, इस सभी में आ जाता है। तो उसमें से एक हो जाता है। सपोज कोई जो जैसे बुचर है जो मांस काटते हैं, वो कोई भेड़ बकरा काट रहा है, तो उसमें उस टाइम अगर किसी भेड़ बकरी में वो सारे चीज हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो वो बाकायदा अगर उसको काट दिया तो जो मांस है उसमें अगर उसका सैंड चला गया वो कंटेमिनेट हो जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। फेंकेंगे तो उसको इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, बहुत सारे मांस को उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, कोई लेगा नहीं। किसी का मेरे सामने होगा तो मैं बोलूंगा कि उसको ना लेवे, खाना ये करे, तो डिस्कार्ड करना पड़ता है। ये सारी चीज का वो मांस अगर किसी ने अनकुक्ड होगा और सेमी कुक्ड प्रिपरेशन अगर किसी ने ह्यूमन बीइंग ने खाया तो उसमें वो इन्फेक्शंस होने का बहुत चांस रह जाता है। यानी कि वो आपके शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, मनुष्य के महत्वपूर्ण अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जिस जानवर में पनप रहे हैं उसके महत्वपूर्ण अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बात करें ऊंटों के प्रमुख परजीवी रोगों की, तो एक नाम आता है सुर्रा रोग। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि सुर्रा रोग के कारक क्या हैं। हाँ, सुर्रा रोग एक जो जैसे मैंने एकल कोशीय परजीवी है, तो जिसको हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं, ये ट्रिपनोसोमा इवनसाई का नाम से परिचित है। इसको हम लोग तिबर्सा भी बोलते हैं, इस बीमारी को तिबर्सा भी बोलते हैं। इस रोग में जो बहुत सारे एनिमल्स में जो हमारे पशु है, हमारे ऊंट का साथ साथ भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, सभी में, सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ये होता रहता है, क्योंकि ये मक्खी काटने से ही होता है। मक्खी का वैरायटीज जैसे है, मक्खी इसकी वाहक है। हाँ, वाहक है, मतलब मक्खी के जरिए ये फैलता है। हाँ, जैसे मच्छर काटने से हम लोग को मलेरिया होता है, मलेरिया बीमारी होता है, इसमें भी ये मक्खी काटने से ये मलेरिया सुर्रा रोग होता रहता है। तो मक्खी के काटने से जो सुर्रा रोग फैल रहा है, अगर बात करें कि आपको जैसे पहचानना हो कि सुर्रा रोग के लक्षण क्या है, जैसे हम लोग को पता है कि मतलब इसमें एनिमल जैसे एक झुंड में एनिमल टोला में चल रहा है एनिमल्स, जिसमें ये बीमारी है उसको खान पीन में, पानी पीने का, खाने का बहुत ही मतलब कम हो जाएगा, बैठ जाएगा। दूसरी उनका साथी जो कैमल ऊंट हैं वो उनका साथ चल नहीं पाएगा, स्वाभाविक जीवन यापन उनका घट जाता है, अस्थिर हो जाता है, वो बैठ जाएगा तो बहुत उसको दिक्कत होता है। आंसू जो निकलता है स्टिकी, मतलब लगा रहता है आंसू में, उसमें आंसू सूखता नहीं है कंटिन्यूस। जैसे हम लोग रेट्रोबिटल एक फोसा होता है सीट का, वहाँ पे वो बहुत डीप हो जाता है, अंदर पे हो जाता है। और देखेंगे कैमल का जो एक मतलब इम्पोर्टेंस फीचर है, जो हेल्दी कैमल्स है, हम लोग देखें कि उसको जो हम्प है सुटोल एक सजावटी चीज होता है, मतलब अच्छा डेवलप होके होता है। जबकि सुर्रा रोग होता है उसमें वो धीरे धीरे उसको सारे शरीर में से वो गलने जो है शरीर लीन एंड थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। हड्डी जो चेस्ट कैविटी है वो टक्ट मतलब निकल के आ जाता है। फिर उसमें जो अंडर स्किन जो फैट है वो बिल्कुल ड्रेनेज निकल जाता है। शरीर में
कभी कभार मतलब फीवरिश लगेगा, इस टाइप का चीज आएगा उसमें। यानी कि अगर ऊंट का जो कुबड़ है हाँ, वो बहुत नीचे है, सही सूख सुडौल जाएगा। नहीं दिख रहा है, या उसे चलने फिरने में परेशानी जी, है, जी, जी। अगर उसके आंख में जो आंसू है वो नहीं सूख रहे, यानी कि उस ऊंट में सुर्रा रोग हाँ, के लक्षण है। कभी कभार उसमें जैसे बहुत लंबा खींच जाता है तो जैसे रेबीज जैसे सिम्टम्स, अच्छा। मतलब कभी सख्त जैसे हार्ड ऑब्जेक्ट में वो हिट करता है, क्योंकि उस टाइम क्या है, ये जो कीड़ा है, ये जो परजीवी है, खून का परजीवी है, ये ब्रेन में चले जाता है, उस टाइम रेबीज जैसे सिम्टम्स, इसको हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ उसमें हम लोग सुर्राकी बोलते हैं, इस टाइप का। अब हमने लक्षणों की बात करी, कारणों की बात करी, बात करें उपचार की। हाँ, इसमें हम लोगों को थेरेपी करना पड़ता है। इसमें उपचार में मतलब हम लोग अगर किसी का इसका खून जांच करें जी। तो खून जांच करने में से इसका हम लोग देख लेते हैं कि कीड़ा है, इसमें परजीवी है, और परजीवी का हम लोग जिंदा उसमें देख सकते हैं। अच्छा। परजीवी को देखने के लिए अगर माइक्रोस्कोप का हम लोग देखते हैं, आँख की मतलब खाली मतलब ओपन आईज में हम लोग इसको दिखेंगे नहीं, इसको हम लोग को किसी का सहारा लेना है। सहारा मतलब हम माइक्रोस्कोप को नीचे लेबोरेटरी में ही देखना होता है। इसका अलावा हम लोग को उसमें जैसे किसी इन्फेक्शंस होता है तो उसको हम लोग उस इन्फेक्शन के दौरान उसमें एंटीबॉडी रेज होता है, मतलब अच्छा। कुछ एंटीबॉडी रेज होता है, उस एंटीबॉडी को हम लोग देखते हैं वेदर मतलब जैसे कि उसको एंटीबॉडी उस पे स्पेसिफिक मतलब उसको विशेष तरीके से देखना पड़ता है। हम लोग उसको एलिसा बोलता है, अच्छा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलिसा टेस्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर विशेष एक माइक्रोस्कोप में फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब टेस्ट करने से कभी कभार हम लोग मिसगाइडेड खुद हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जिनके पास कैमल है उसको पता है कि इसमें सर्रा रोग हुआ है, तो वो लोग क्या करता है, जो बाजार में जो दवाई है वो लगा देता है, अच्छा। इंजेक्शन सुई को लगा देते हैं। इसका आधा पे अगर उसमें ना भी हो, अगर वो फुल डोज में पूरा देते हैं, जो भी अवेलेबल ड्रग्स है वो देते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं उसी डोज को डिवाइडेड करके लगाते हैं। डिवाइडेड करने के फुल डोज नहीं होने से वो उसका असर नहीं हो पाता, रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। जी। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डायग्नोसिस हम लोग प्रायोरिटी देता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव उसको हम लोग डायग्नोसिस कर देंगे जो इसमें सुर्रा है। उसको सुर्रा छोड़ के हम लोग तिबारसा भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है। लंबा चलने से इसको हम लोग तिबारसा बोलते हैं, 3 वर्ष। तो इस टाइप का नाम भी दिया जाता है। मक्खी से काटने से होता है, मक्खी काटने का बीमारियों भी बोलते हैं इसको। फिर भी इसको बाद हम लोग करते हैं, आजकल का हम लोग को लेबोरेटरीज में हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजिकल टूल से लेके उसको पीसीआर द्वारा उसको डायग्नोसिस करते हैं। अगर कंफर्मेशन होने के बाद जैसे खून जांच किया, एंटीबॉडी टेस्ट किया, पीसीआर किया, इस सब के कंफर्मेशन होने के बाद तब हम लोग जाके इमीडिएटली थेराप्यूटिक्स उसको ट्रीटमेंट के आते हैं। सर बात करें अब नियंत्रण की, तो सुर्रा रोग का नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है? जैसे कि हम लोग को इसमें क्या है, ये एक ऐसे परजीवी है, इसका अगेंस्ट में अभी भी विश्व में भी अभी भी कहीं पे भी इसका कोई वैक्सीन करके कोई प्रतिरोधक हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। मतलब जबकि इसका कुछ खासियत है, हम लोग को उसको हम लोग वैज्ञानिक परिभाषा में बोलते हैं एंटीजेनिक वेरिएशंस बोलते हैं। वो बहुत जल्दी से जल्दी अपन का जो हम लोग जैसे शार्ट्स चेंज करते हैं, वो अपना का उनका जो सरफेस का जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी से जल्दी चेंज करता है। इसके मतलब करते हैं कि हम लोग को जो इम्यून सिस्टम है वो उसको इवेट कर जाता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। धीरे धीरे क्या है, हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, एनिमल का इम्यून सिस्टम है, वो क्या एग्जॉस्टेड हो जाता है, वो एंटीबॉडी और रेज करने सक्षम नहीं रहता है। इसके बाद में क्या है, वो धीरे धीरे दूसरी जो बीजाणु कीटाणु है उसको इन्वेट कर लेते हैं, तो उसको क्षमता को ये कर लेता है। तो हम लोग को प्रायोरिटी में हम लोग को डायग्नोसिस में इसको प्राधान्य देते हैं कि मतलब जितना जल्दी हम लोग उसको डायग्नोसिस
कर लेंगे जी। तो हम लोग उसको थेराप्यूटिक्स मतलब दे थेरेपी कर पाएंगे, तभी हम लोग को ये करेंगे। और है कि जो मक्खी जो उसका जो हम लोग संचरण करते हैं, वेक्टर बोलते हैं, उसको नियंत्रण करना जरूरी है। जैसे जिसका पशुओं के पास जब कचरा है, गंदगी होता है, उसको वहाँ पे ना रखे, सो दैट कि मतलब उसमें जो मक्खी का जो जनन होता है वो कम से कम हो जाए, यानी कि उसको फैलने का मौका ना मिले। नहीं मिले। तो आज जो विषय है मरूरो गौरव ऊँट एक खास कार्यक्रम और ई पे विषय जी पे चर्चा हुई ऊँट में परजीवी रोग और वाको निदान। और अब सर क्योंकि वक्त हो गो है बिल्कुल आपने चलने का, तो बस चलने से पहले कहना चाहेंगे वही जो आपसे कि ऊँट जिनके साथी हैं उन सभी राजस्थान वासियों को, उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमें यही कहना है कि आप सब हमारे ये ऊँट जो है अद्वितीय, बहुत ही संचरणशील, रचनात्मक एक पशु है। इसमें आपको जिंदा रखने का है, आपको इसको बहुत सारे प्यार देना है, इसको देखभाल प्रॉपरली करे, इसमें से आपको कोई नुकसान होने का नहीं है, परंतु आपको इससे आपको जो भी रोटी, जो भी रोजाना का आमदनी होने का है, बहुत होने का सुयोग है। आप इसको मेंटेन करें। आप जैसे क्या है आपको नेक्स्ट प्रजन्म को भी उत्साहित करे, ऊँट रखे। हम लोग चाहेंगे हम ऊँट को अच्छा से अच्छा देखभाल करें, तो उसको निरोग रखे। कुछ भी हो, आप दूसरी को अगर कोई जरूरतमंद हो तो हम लोगों को संपर्क करें, हम लोग तुरंत उसके से कार्रवाई करने का आपसे मिलेंगे। तो आज हमारे साथ मेहमान डॉक्टर समर कुमार गोहरोई जी, जो चर्चा करी ऊँटा में परजीवी रोग और वहाँ का निदान। तो मरुभूमि रा ई साथीरा राग जो खास ध्यान। और अब प्रीति ने देव विदा। नमस्कार। नमस्कार।